Hello students, welcome to KN Study Point. I am Preeti ma'am and this is your class of Digital English. आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन है। तो सबसे पहले क्यों ना इसकी हिस्ट्री को हम अच्छी तरह से क्लासिफाई करके समझ लेते हैं। तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि 4004 BC यानी कि 4004 BC से लेकर के ये है 476 यानी 476 AD तक। तो ये कहलाता था आपका एंशियंट एज। ये सारे जो इंग्लिश लिटरेचर के पीरियड्स हैं उनको मैंने इलेबोरेट करने की कोशिश की है, अच्छे से नोट्स बनाएंगे। 4004 BC से लेकर के 476 AD तक ये हमारा पूरा कहलाता था एंशियंट एज। ठीक है, ये हमारा एंशियंट एज हो गया यहां से लेके यहां तक। ठीक है, अब यह है ग्रीक और एज ऑफ ग्रीक एंड रोमन कल्चर एंड लिटरेचर, यानी कि यहां तक हमारा जितना भी हमारा ग्रीक लिटरेचर था, जितना भी हमारा रोमन लिटरेचर था, रोमन कल्चर था, वो सारा हमारा एंशियंट एज में आएगा। ठीक है, इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो 476 से 1453 ये मिडिल एज कहलाता है। ठीक है, 476 से चालू होता है, 1453 ये आता है मिडिल एज। बिगनिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश सोसाइटी, यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर की बिगनिंग होती है क्योंकि इसके पहले तो एज ऑफ ग्रीक रोमन कल्चर और लिटरेचर था। तो यहाँ से 476 से लेकर के 1453 ये आपका मिडिल एज कहलाता है और यहाँ से इंग्लिश लिटरेचर की बिगनिंग होती है और इंग्लिश सोसाइटी की। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग इसको दो पार्ट में पढ़ते हैं। पहला है हमारा एंग्लो सेक्शन या ओल्ड इंग्लिश पीरियड, दूसरा है एंग्लो नॉर्मैन पीरियड। तो इसको हमने क्या किया, 476 से 1066, ठीक है, ये आपका एंग्लो सेक्शन पीरियड कहलाता है और 1066 से 1453 ये आपका एंग्लो नॉर्मैन पीरियड कहलाता है। तो यहाँ पे मिडिल एज को दो पार्ट में बांटकर समझा जा सकता है। एक पार्ट था वो एंग्लो सेक्शन था, दूसरा जो था वो एंग्लो नॉर्मैन पीरियड था। इसके बाद आता है आपका 1453 से 1660 तक, तो ये आपका रेनेशा पीरियड है। अब इसको अलग अलग बांटा गया है। देखिए 1453 से 1558 तक, यानी 53 से ये चालू हुआ है, 1558 तक बिगनिंग ऑफ रेनेसा। यहाँ पे जो रेनेसा पीरियड है वो शुरू होता है, बट रेनेसा इन इंग्लैंड, कहाँ पे, जो रेनेसा इंग्लैंड में शुरू हुआ था वो 1485 था। ठीक है, अब 1558 तक हमने पढ़ा, 1558 से लेके 1603 तक ये आपका एलिजाबेथन एज कहलाया। ठीक है, 1603 तक एलिजाबेथन था एज था। फिर 1603 से लेकर के, देखिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये 1453 से 1660 ये आपका रेनेशा पीरियड था। अब 1603 से 1625 जेकोबियन एज, ये इसको एज ऑफ डन भी कहते हैं। जॉन डन आपने पढ़ा था मेटाफिजिकल पोएट में, अभी आगे भी आप पढ़ेंगे। तो 1603 से 1625 ये आपका जेकोबियन एज था, इसको एज ऑफ डन भी कहते हैं। ये भी आपका एक क्वेश्चन फॉर्म होता है। इसके बाद है आपका 1625 से 1649, इसको कैरोलियन एज भी बोलते हैं और प्योरिटन एज भी बोलते हैं और एज ऑफ मिल्टन भी बोलते हैं। सभी को पता है कि जो जॉन मिल्टन थे वो प्योरिटन एज से बिलोंग करते थे, तो उसमें जॉन मिल्टन एक बहुत ही प्रोमिनेंट पोएट के रूप में जाने गए, इसलिए उन्हें इस एज को, इस पर्टिकुलर कैरोलिन एज को या प्योरिटन एज को एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है। इसके बाद आपका आता है 1649, यानी कि 1649 से 1658 तक ये आपका क्या चला, ये चला आपका कॉमनवेल्थ पीरियड। ठीक है, ये आपका कॉमनवेल्थ पीरियड था। अब इसके बाद हम आते हैं 1660 से 1798। ठीक है, ये तो ये आपका पीरियड कहलाता है नियो क्लासिकल पीरियड। अच्छी तरह से समझिएगा, ये नियो क्लासिकल पीरियड था। इसको आप अलग अलग कैसे बांटेंगे, पहले तो 1660 से लेके 1700 तक, ये पूरे पूरे 40 साल हो गए। 60 से लेकर के पूरे पूरे 1700 तक यानी 40 साल तक ये आपका चला रेस्टोरेशन एज, या इसको एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं। देखिए हर एज में बहुत सारे पोएट हुए हैं, कोई एक पोएट नहीं हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि उस एज का जो सबसे प्रोमिनेंट पोएट हुआ हो या जो सबसे प्रोमिनेंट ऑथर हुआ हो, उस एज को उस पर्टिकुलर पोएट के नेम से भी जाना जाता है। ठीक है,
जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो प्योरिटन एज था उसमें बहुत सारे पोएट थे, लेकिन उसमें जॉन मिल्टन बहुत ही सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट के रूप में जाने गए। तो इस प्योरिटन एज को हम एज ऑफ मिल्टन भी कह सकते हैं या कहा जाता है। दूसरा, जब रेस्टोरेशन एज में हम आएंगे तो बहुत सारे पोएट में हम पढ़ेंगे जॉन ड्रायडन वहां पे सबसे प्रोमिनेंट फिगर है। तो इस एज को पर्टिकुलर द रेस्टोरेशन एज को एज ऑफ ड्रायडन भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 1700 से 1745 यानी कि फ्रॉम 1700 टू 1745 द ऑगस्टन एज। ऑगस्टन एज में किसका एज था? अलेक्जेंडर पोप। तो इसे एज ऑफ पोप भी कहते हैं। इसके बाद 1745 टू 1798 यानी कि ये आपका हो गया 1745 से 1798। अभी 1798 से आपको कुछ याद आया? 1798 वही टाइम था, 1798 वही टाइम था जिस समय एस.टी. कोलरिज और विलियम वर्ड्स ने मिल करके क्या निकाला था? लिरिकल बैलेट्स। पढ़ा था आपने, जब आप विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ रहे थे तो आपने लिरिकल बैलेट्स जरूर पढ़ा है। और लिरिकल बैलेट्स को कौन से दो लोगों ने मिलकर लिखा था? विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कोलरिज ने। तो यहाँ पे हम लोग ये भी पढ़ते थे कि उन्होंने उसमें कितनी पोएम थी टोटल में? तो 23 पोएम थी, जिसमें कि 4 पोएम थी बाय एस.टी. कोलरिज और 19 थी बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इस तरह से जब आपने पढ़ा 1978 में विलियम वर्ड्सवर्थ आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि 1798 तो 1798 जो था वो लियो क्लासिकल पीरियड खत्म हो रहा था और रोमांटिक एज शुरू हो रहा था। तो जो 1745 टू 1798 है, 1745 से 1798 का टाइम है, वो एज ऑफ सेंसिबिलिटी था या ट्रांजिशन पीरियड था। देखिए ट्रांजिशन पीरियड वो होता है जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन हो रहा होता है। तो उस समय एक परिवर्तन जब नियो क्लासिकल पीरियड समाप्त हो रहा था और एक नया युग शुरू होने जा रहा था। ये इसको डॉक्टर जॉनसन एज भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं 1798 से यानी कि फ्रॉम 1798 टू 1832। ये हमारा पूरा ये 32 साल आपके इधर हो गए और 2 साल इधर, यानी कि अप्रोक्सीमेट 34 ईयर्स का ये पूरा आपका रोमांटिक एज चला। 34 सालों का रोमांटिक एज चला। अब इस रोमांटिक एज में हम पढ़ेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ को, एस.टी. कोलरिज को, पी.बी. शेरली को, कीट्स को, बैरन को, इनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका 1832 जब आया, वहां से लेकर के शुरुआत होती है विक्टोरियन पीरियड की। ठीक है, ये चला आपका 1901 1901 तक। ठीक है, तो ये आपका जो दूसरा आपका न्यू क्लासिकल के बाद जो दूसरा पीरियड आया था मेन, वो कौन सा था? वो था 1798 टू 1832 रोमांटिक एज। इसके बाद हम आते हैं विक्टोरियन पीरियड में, जो कि 1832 से लेके 1901 तक चला था। ठीक है, इसमें 1901 तक ये नोटी 90 एज कहते हैं। ठीक है, नोटी 90 एज क्यों? क्योंकि ये 1891 से 1901 तक चला था, यानी 91 92 93 ये आपकी 90 की लाइन थी। इसको नोटी 90 एज भी कहा जाता है, नोटी 90 एज। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये एज किस पर्टिकुलर पीरियड से बिलोंग करती थी? द विक्टोरियन पीरियड। इसके बाद 1848 टू 1860 यानी कि 1848 से 1860 ये प्री रेफेलाइट्स थे। और 1880 से 1901 ये जहां पे विक्टोरियन पीरियड समाप्त हो रहा है, ये आपके एस्थेटिशियन थे या डेकेडेंस। तो ये विक्टोरियन पीरियड जब आपका खत्म होता है, वहां से आपका मॉडर्न पीरियड चालू होता है 1901 टू 1950, यानी 1901 से 1950 तक ये आपका मॉडर्न पीरियड चला। मॉडर्न पीरियड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे 1901 से आपके ये गलत लिख गया है, 17 हो गया, यहाँ पे 19 होना चाहिए बेटा। यहाँ पे 1 मिनट, इसको मैंने रफ किया। ये जो आपका है, इसको ये जो 7 है, इसको 7 को मैंने 9 कर दिया। ठीक है, 1901 से 1914 ये आपका एडवर्डियन एज हो गया है और 1910 से 1936 ये आपका जॉर्जियन एज हो गया है। ठीक है, अब देखोगे इसके बाद 1950 से ऑनवर्ड आपका पोस्ट मॉडर्न पीरियड है। इसको आपको कुछ भी डिटेल में इसमें पढ़ना नहीं है। तो अब सबसे पहले आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि 4004 BC से लेकर के 476, ये उल्टा क्यों जा रहा है? क्योंकि
जो आपका बीसी था वो उल्टा ही जाता था, जब से एडी आया तब से आपका ये प्लस होने लगा। तो 4004 बीसी से चला उल्टा, और ये 476 तक जब तक चला तब तक एंशिएंट एज था। एंशिएंट एज में हम ग्रीक और रोमन लिटरेचर और कल्चर को पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद 476 से 1453 ये मिडिल एज चला। इसके बाद 1453 से 1660 ये रेनेशा पीरियड था। इसी रेनेशा पीरियड में आपका एलिजाबेथन एज भी आता है, जैकोबियन एज भी आता है, कैरोलिन यानी प्योरिटन एज भी आता है, फिर आपका कॉमनवेल्थ पीरियड आ गया। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, चूंकि जॉन मिल्टन आपके सिलेबस में है, तो आपको प्योरिटन एज पढ़ना। देखिए अब इंपॉर्टेंट चीजें आप समझ लीजिए, जो आपको बहुत पढ़ना तो आपको ये सारा है टीजीटी के सिलेबस में, लेकिन आपको क्या चीजें बहुत डिटेल में समझनी। ये एक चार्ट है, ये चार्ट आपको हर समय माइंड में क्लियर होना चाहिए कि कब से कब तक कौन सा समय था, ठीक। अब हम बात करते हैं कि किसको हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। सारी चीजों को तो हम डिटेल में नहीं पढ़ सकते, जैसे अभी हमको ये मिडिल एज है, एंग्लो सेक्शन, तो हमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है, ठीक। लेकिन हमें डिटेल में कहाँ कहाँ जाना है हम उसको देखते हैं, ठीक है। देखिए चूंकि जॉन मिल्टन आपके सिलेबस में है, इसलिए हमें ये कैरोलिन एज, प्योरिटन एज, या जिसको हम एज ऑफ मिल्टन बोलते हैं, ये हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका, चूंकि विलियम वर्ड्सवर्थ भी आपके सिलेबस में है, तो आपको पूरा रोमांटिक एज भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है, ठीक है। इसके बाद चूंकि विलियम शेक्सपियर भी आपके सिलेबस में है, इसलिए आपको ये जो आपका एलिजाबेथन एज है, इसको भी आपको बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़नी है, अच्छी तरह से समझ के पढ़नी। हालांकि इसके अलावा जो और चीजें उन्हें भी आपको पढ़ना है, बट ये चीजें आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़नी। इस तरह से आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी है कि हमको चीजों को पहले समझना है, किस आधार पे पढ़ना है। तो एक बार इनको अच्छे से रिवाइज करते हैं। 4004 बीसी से लेके 476 एडी ये आपका एंशिएंट एज होगा। फिर 476 से 1453 मिडिल एज होगा। 1453 से 1660 ये आपका रेनेशा पीरियड है। इसी में आपका एलिजाबेथन पीरियड और आपका जैकोबियन पीरियड या जो आपका एज ऑफ मिल्टन सारा आएगा। फिर आपका आता है नियो क्लासिकल पीरियड, फिर आपका आता है रोमांटिक एज, फिर विक्टोरियन, और विक्टोरियन के बाद मॉडर्न, और मॉडर्न के बाद में पोस्ट मॉडर्न पीरियड। तो बच्चों अब चलते हैं, इस चार्ट को पढ़ने के बाद अब हमें डिटेल में ये सारी जो पीरियड्स है उनको पढ़ना है। तो अभी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एंशिएंट एज को, ठीक है। तो चलते हैं एंशिएंट एज की ओर। एंशिएंट एज, अब इसकी जो टाइमिंग ये जो लिखी हुई है, एंशिएंट एज 4004 बीसी 476 एडी। अब देखिए मैं आपको इसमें एक एक चीज को ध्यान से समझाऊंगी, आप समझेंगे और नोट्स, आई थिंक कि आपको नोट्स बनाने में भी काफी हेल्प मिलेगी। एन एज ऑफ ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर, तो सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि जो एंशिएंट एज है वो आपका कौन से कल्चर से बिलोंग करता है, तो रोमन कल्चर से या रोमन लिटरेचर से, और ग्रीक एंड रोमन ये दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हो गई, ग्रीक एंड रोमन। दूसरा प्लेटोज द रिपब्लिक इज द फर्स्ट बुक, तो पहली किताब है द रिपब्लिक, किसकी है, प्लेटो की लिखी है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, पहली है। प्लेटो के बारे में भी हम जानेंगे और एरिस्टोटल के बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है। तो प्लेटो वाज अ ग्रेट ग्रीक फिलोसफर हु डायरेक्टेड हिज क्रिटिसिज्म अगेंस्ट लिटरेचर। इन्होंने अपना जो क्रिटिसिज्म था वो अगेंस्ट लिटरेचर या स्पेशली पोइट्री के अगेंस्ट इन्होंने डायरेक्ट किया। अकॉर्डिंग टू प्लेटो पोइट्री इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, मीन्स इट इज एन इमिटेशन ऑफ इमिटेशन। इन्होंने कहा कि जो पोइट्री है वो दो बार रिमूव होती है फ्रॉम रियलिटी, यानी कि रियलिटी से एक बार रिमूव नहीं होती। किसी चीज को रियलिटी से रिमूव कर दिया जाए तो ये ऑलरेडी आर्टिफिशियल होती है, क्योंकि वो उसमें रियलिटी नहीं है, बट उससे जो भी बचा है उसको भी रिमूव, उससे भी इसको रिमूव किया जाए तो दो बार रिमूव किया जाता है। मीन्स इट इज एन इमिटेशन ऑफ इमिटेशन, यानी कि इमिटेशन का इमिटेशन है। अब आपका क्वेश्चन बन सकता है कि प्लेटो ने पोइट्री के बारे में क्या कहा था, तो प्लेटो ने पोइट्री के बारे में कहा था कि इट इज एन इमिटेशन ऑफ इमिटेशन, ठीक है।
He said that the poets deal with emotions and so poetry womanized man. कहते हैं जो पोइट्स होते हैं वो इमोशंस से डील करते हैं, इसलिए पोइट इमोशंस पर्टिकुलर किसके ट्रेट है, मैन के या वुमेन के ट्रेट है। इमोशंस जो होते हैं मतलब है तो दोनों के, बट स्पेशली वुमेन्स का ट्रेट हुआ ना, का ट्रेट हुआ ये। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पोइट्री है उसने मैन को वुमनाइज्ड कर दिया, महिलाओं की तरह प्रस्तुत किया। फॉर मेकिंग एन आइडियल स्टेज द पोएट शुड बी एग्जाइल्ड। और एक आइडियल स्टेज बनाने के लिए उनको पोएट को एग्जाइल करना चाहिए। प्लेटो पॉइंट दैट प्लेटो का ओपिनियन था दैट देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ पोएट। आप देखिए प्लेटो का ये क्लासिफिकेशन भी एग्जाम में आ सकता है। क्या क्लासिफिकेशन था भाई? इनका क्लासिफिकेशन था, दो टाइप्स ऑफ पोएट थे इनके, पहला था मॉरल पोएट, दूसरा था पैट्रियोटिक पोएट। इसके बाद प्लेटो गेव हिज कंसेप्ट इन हिज वर्क द रिपब्लिक, फर्स्ट बुक इन डायलॉग फॉर्म। तो क्वेश्चन आ सकता है डायलॉग फॉर्म में पहली पुस्तक कौन सी थी? द रिपब्लिक। Aristotle was another great Greek thinker, reformer, and literary critic. And in his book, The Poetics, he gave his theory of drama. So this is the most important point belong to your exams. In his book, The Poetics, तो इनकी बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, द पोएटिक्स। ये क्वेश्चन आता है सीधे सीधे कि उन्होंने अपनी किस बुक में थ्योरी ऑफ ड्रामा दिया? द पोएटिक्स में, या फिर द पोएटिक्स में उन्होंने कौन सी थ्योरी दी? और साथ ही ये इंपॉर्टेंट है, द पोएटिक्स कंसिस्ट ऑफ 26 चैप्टर्स। अब इसमें 26 चैप्टर्स थे, ये भी बात बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल पोएट्री इज एन इमिटेशन ऑफ रियलिटी। ये आपने अभी ऊपर पढ़ा था कि रियलिटी नहीं है, रियलिटी का एक इमिटेशन होता है। तो ये एक लाइन है अरस्तु की लिखी हुई, ये लाइन आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। एंड द इमोशनल अपील इन पोएट्री डज नॉट मेक अ मैन वीक। जो इमोशनल अपील होती है वो पोएट्री में वो मैन को वीक नहीं बनाती है, रेदर ही बिकम्स कैपेबल ऑफ फेसिंग मोर प्रॉब्लम्स, बल्कि वो और प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए कैपेबल हो जाता है। एरिस्टोटल गेव द थ्योरी ऑफ कैथारसिस। अरस्तु ने एक थ्योरी दी थी, किसकी? कैथारसिस की थ्योरी दी थी। अकॉर्डिंग टू इट द इमोशनल अपील इन पोएट्री मेक्स मैन मोर एफिशिएंट इन फेसिंग मोर प्रॉब्लम्स इन लाइफ। कहते थे कि जब हमारे अंदर से इमोशंस निकलते हैं तो वो हमें कमजोर नहीं बनाते हैं, ऐसा एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु ने कहा, बल्कि लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को फेस करने लायक हमें बनाते हैं। बिकॉज रिलीज ऑफ इमोशन प्योरिफाइज द सोल। क्योंकि जब कहते हैं ना रिलीज ऑफ इमोशन, जैसे व्यक्ति रो लेता है तो उसके इमोशंस रिलीज होते हैं, या आप बहुत ज्यादा गुस्सा कर लेते हैं, गुस्सा बाहर निकाल देते हैं, तो वो भी एक प्रकार की रिलीज ऑफ इमोशंस है। तो जो जब जितना भी रिलीज ऑफ इमोशंस है वो आपकी सोल को प्योरीफाई करता है, शुद्ध करता है, आपको अंदर से बहुत आप फील करते हैं कि आप पहले से बेहतर फील कर रहे हैं। तो ये चीज ऐसा होने से जो मैन होता है वो और ज्यादा इफिशियंट हो जाता है इन फेसिंग हिज प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। एरिस्टोटल गेव द थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी। Tragedy is an imitation of action that is serious, complete and certain of magnitude। बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है ये अरस्तु की लिखी हुई, आप इसको नोट डाउन करिए कि ट्रेजेडी एक इमिटेशन है किसी एक्शन का जो कि सीरियस है, कंप्लीट है एंड सर्टेन ऑफ मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है, इसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। इसके बाद एरिस्टोटल एम्फेसिस 6 एलिमेंट इन अ प्ले। अरस्तु ने 6 एलिमेंट्स बताए थे किसी भी प्ले में, प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, मेलोडी और इसके बाद आपका स्पेक्टेटर्स। एक वर्ड स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल, ऑडियंस। स्पेक्टेटर्स आपके जो दर्शक हैं वो हैं जो देख रहे हैं, तो उसमें ऑडियंस वर्ड अगर लिखा है तो आप समझ जाएंगे उसी की बात की गई है। स्पेक्टिकल या स्पेक्टिकर्स। स्पेक्टिकल एक देखने का चश्मा होता है, तो यहाँ पे भी सेंस वही है कि जो देख रहे हैं, और स्पेक्टेटर्स तो आपके दर्शक होते हैं, ऑडियंस भी आप जानते हो। एक वर्ड आप याद करेंगे स्पेक्टेटर्स। अब आपका सीधा क्वेश्चन बनेगा कि अरस्तु ने जो 6 एलिमेंट्स बताए हैं किसी भी प्ले में, देखिए ध्यान से समझेंगे, अरस्तु ने किसी भी प्ले में जो 6 एलिमेंट्स बताए हैं वो आपको पता होने चाहिए वो 6 कौन से हैं। अच्छे से रिवीजन करिए। प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, मेलोडी, स्पेक्टेटर्स। प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, मेलोडी और
स्पेक्टेटर्स। अब ऑप्शन में 4 होंगे और पूछा जाएगा, क्योंकि चूंकि यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 6 है, ऑप्शन तो 4 का होता है, तो वहां पे 4 ऑप्शन होंगे और पूछा जाएगा कि इनमें कौन सा ऐसा है जो अरस्तु के अकॉर्डिंग 6 एलिमेंट्स इन अ प्ले में नहीं है। तो आपको पता है, आपको रटे होने चाहिए कि ये 6 हैं, इनके अलावा यदि कोई है तो वही नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, अरस्तु के अनुसार अ प्ले राइट मस्ट फॉलो 3 ड्रामेटिक यूनिटीज। अरस्तु ने 3 ड्रामेटिक यूनिटीज बताई थी, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन। ये 3 चीजें बताई, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। पहली चीज तो वो कौन सी 3 यूनिटी थी, 3 ड्रामेटिक यूनिटीज थी, वो थी टाइम प्लेस एंड एक्शन की, और किसने दी थी, अरस्तु ने दी थी। ठीक है, अब इन तीनों को हम समझेंगे। यूनिटी ऑफ टाइम क्या बताता है, इट इंप्लाइज दैट द स्टोरी ऑफ अ प्ले शुड बी टेकन फ्रॉम द इंसिडेंट विच टेक्स प्लेस इन अ सिंगल रेवोल्यूशन ऑफ सन इन अ मैन्स लाइफ। ठीक है, यानी रेवोल्यूशन ऑफ सन आप समझते हैं ना, मैन्स लाइफ, यानी कि एक टाइम की भी यूनिटी होती है। ऐसी कोई स्टोरी नहीं होनी चाहिए कि जो आज शुरू हो रही है इसके बाद वो 100 साल बाद खत्म हो रही है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यानी कि एक यूनिटी ऑफ टाइम भी मेंटेन होना चाहिए हर स्टोरी में। इसके बाद यूनिटी ऑफ प्लेस क्या है कि जो आपका इट इम्प्लाइज दैट देयर शुड नॉट बी अननेसेसरी चेंज इन द प्लेस। अगर आपने देखा होगा कि स्कॉटलैंड की स्टोरी है, ये यहाँ की स्टोरी है, ये वहां की स्टोरी है, क्योंकि जब कोई प्ले लिखा जाता था तो उसमें एक यूनिटी ऑफ प्लेस को फॉलो करते थे। हम एक पर्टिकुलर स्थान होता था, एक प्लेस होता था, वहीं की स्टोरी होती थी। या बहुत ज्यादा कि एक कोई दूसरा और स्थान दिखा दिया कि इन दोनों के बीच में लड़ाई है या कोई प्रकार का कुछ भी रिलेशन बता दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें ये नहीं पता कि कौन सी जगह कौन सी घटना घट रही है, कहीं भी कुछ भी घट रहा है, कोई यूनिटी नहीं है प्लेस में, तो वो आपके प्ले को परफेक्ट नहीं बनाता है। तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल यूनिटी ऑफ प्लेस भी बहुत जरूरी है। यूनिटी ऑफ एक्शन क्या हो गया, जिस तरह से प्लेस और टाइम की यूनिटी होती है वैसे एक्शन की। अब एक्शन क्या है, इट इंप्लाइज दैट देयर शुड बी सिंगल एक्शन इन अ प्ले। प्ले में एक ही एक्शन होना चाहिए। इट मीन्स इफ अ प्ले इज ट्रेजेडी, इट शुड बी प्योर ट्रेजेडी। अरस्तु का कहना था कि प्ले में एक ही सिंगल एक्शन होना चाहिए, एक एक्शन होना चाहिए प्ले में, पूरे प्ले में। अगर ट्रेजेडी है तो प्योर ट्रेजेडी होनी चाहिए। ठीक है, इफ इट इज अ कॉमेडी, अगर ये कॉमेडी है तो इट शुड नॉट बी मिक्स्ड, इट शुड नॉट बी अ मिक्सचर ऑफ ट्रेजिक एंड कॉमिक एलिमेंट्स। तो यहाँ पे ट्रेजिक और कॉमिक एलिमेंट्स का मिक्सचर नहीं होना चाहिए, बल्कि प्योर कॉमेडी होना चाहिए। तो ये हो गया यूनिटी ऑफ एक्शन, जो एक्शन है वो कंप्लीट एक्शन होना चाहिए। तो 3 ये यूनिटीज कौन कौन सी होती है, किसने दी थी और किसके विषय में, ड्रामा के लिए। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका, द फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी इज टू इवोक द फीलिंग्स ऑफ पिटी एंड फियर। जो ट्रेजेडी का फंक्शन होता है वो जो ऑडियंस है, जो स्पेक्टेटर्स है, उनके माइंड में क्या क्या इवोक करना, फीलिंग्स ऑफ पिटी एंड फियर। Aristotle also tells that a tragic hero should neither be moral or immoral, rather should be amoral. तो अरस्तु ने एक ये भी स्टेटमेंट बोला था कि जो ट्रेजिक हीरो है उसे बहुत ज्यादा मॉरल भी नहीं होना चाहिए, इमोरल भी नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे एमोरल होना चाहिए। इट मीन्स दैट देयर शुड बी वीकनेस इन हिज कैरेक्टर, कि एक ना एक वीकनेस जरूर होगी उसके कैरेक्टर में, विच लीड्स टू हिज डिस्ट्रक्शन। ओके, जो उसको उसके डिस्ट्रक्शन तक ले जाता है, विच लीड्स टू हिज फेल्योर, जो उसके उसके फेल्योर तक ले जाता है। एंड द टर्म गिवन टू हिम इज हमर्शिया। तो यहाँ पे हमर्शिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है जो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि हमर्शिया क्या है। तो हमर्शिया क्या है, एक वीकनेस है एक हीरो के कैरेक्टर में। आपने देखा होगा, जैसे आपने देखा किंग लियर को आपने पढ़ा तो देखा किंग लियर जो है वो हीरो है पूरी स्टोरी का, उसमें बहुत सारे पॉजिटिव ट्रेड्स थे, लेकिन उसमें एक वीकनेस थी। वो क्या थी कि उसको प्रेज, अपनी प्रेज सुनना बहुत अच्छा लगता था, अपना अप्रिशिएशन सुनना बहुत अच्छा लगता था। और जिस व्यक्ति में ये आदत हो जाती है कि वो अपनी अप्रिशिएशन सुनना बहुत पसंद करने लगता है, वो उस व्यक्ति का एक फॉल होता है, उसकी एक वीकनेस हो जाती है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति कभी भी सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता है। उसको जो चीजें अप्रिशिएशन दे रही है वो सही है, जो अप्रिशिएशन नहीं दे रही है वो गलत है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। तो इस तरह से ऐसे जो कैरेक्टर्स हैं वो ये उनकी वीकनेस है, और कहीं ना कहीं ये जो वीकनेस होती है ये उसको दैट वीकनेस लीड्स टू हिज डिस्ट्रक्शन, वो उसके उसके डिस्ट्रक्शन तक ले जाता है। यही चीज मैकबेथ के साथ हुई, यही चीज आपकी
किंग लियर के साथ हुई, यही चीज हेमलेट के साथ में हुई। जितने भी आप ट्रेजेडी पढ़ेंगे सब में एक ना एक ऐसा वीकनेस का पॉइंट होता है हीरो के कैरेक्टर में, जिसकी वजह से उस इतना सारा डिस्ट्रक्शन होता है, ये ट्रेजेडी होती है। तो इस पर्टिकुलर वीकनेस को हमर्शिया नाम दिया गया है। तो हमर्शिया आपका जो है आप वर्ड्स पढ़ेंगे उसमें हमर्शिया वर्ड जरूर आएगा, ये क्वेश्चन बनता है सीधे। तो हमर्शिया को याद कर लेंगे कि ये एक कैरेक्टर में वीकनेस है, कमजोरी है, जो व्यक्ति को उसके डिस्ट्रक्शन तक ले जाता है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है कि प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी एरिस्टो, वेयर कैरेक्टर इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी विलियम शेक्सपियर। तो अरस्तु के अकॉर्डिंग जो सोल है जो सोल है पूरी ट्रेजेडी की, वो प्लॉट होती है। प्लॉट, जैसा प्लॉट है वैसी ट्रेजेडी बन जाएगी। लेकिन विलियम शेक्सपियर का कहना कुछ अलग था। विलियम शेक्सपियर का मानना था कि कैरेक्टर इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी, जैसा कैरेक्टर होगा वैसे ही ट्रेजेडी होगी। ठीक है, तो ये था आपका एंसियंट जो पीरियड था उसके बारे में एक शॉर्ट स्टडी थी। बट आई थिंक कि ये जो नोट्स मैंने आपको दिए हैं, ये नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी चीजें एग्जाम्स में ज्यादातर पूछी जाती है उनको मैंने शॉर्ट कर करके लिखने की कोशिश की है। यहाँ पे कोई भी चीज बहुत एक्स्ट्रा नहीं है, यहाँ पे बहुत चीजें शॉर्ट में लिखने की कोशिश की है मैंने। एज ऑफ ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर है, रिपब्लिक प्लेटो की पहली पुस्तक है, फैक्ट है, सारे के सारे फैक्ट लिखे हुए हैं इसमें। प्लेटो एक ग्रीक, जो ग्रेट ग्रीक फिलोसफर थे, और इसमें प्लेटो को अकॉर्डिंग क्या था, जो पोइट्री होती है इज एन इमिटेशन ऑफ इमिटेशन। ठीक है, इसके बाद आपका जो प्लेटो थे उन्होंने पॉइंट किया था कि दो टाइप ऑफ पोइट है आपकी, टू टाइप्स ऑफ पोइट है, मोरल और पैट्रियोटिक। और प्लेटो ने अपना जो कंसेप्ट दिया था वो किसमें लिखा था, अपनी किताब में, जो कि डायलॉग फॉर्म की पहली पुस्तक थी, द रिपब्लिक थी। इसके बाद अरिस्टो ने 6 एलिमेंट्स बताए थे आपके, 6 एलिमेंट्स बताए थे किसी भी प्ले में, प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, मेलोडी और स्पेक्टेटर्स। ठीक है, और इसके बाद उन्होंने 3 यूनिटीज बताई थी, टाइम, प्लेस और एक्शन की, उनके बारे में बताया था। इसके अलावा अरस्तु ने एक बुक लिखी थी द पोएटिक्स, अरस्तु ने एक बुक लिखी थी एरिस्टोटल ने, द पोएटिक्स, और उसमें उन्होंने थ्योरी ऑफ ड्रामा दिया था। और ये जो पोएटिक्स है, द पोएटिक्स, इसमें 26 चैप्टर्स है। ठीक है, इसके बाद थ्योरी ऑफ कैथारसिस दिया था। कैथारसिस एक इमोशनल अपील होती है किसी पोइट्री में, जो व्यक्ति को और ज्यादा इफिशियंट बनाती है। और अरस्तु ने कहा था, गेव द थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी, उन्होंने थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी दी थी। उन्होंने बोला था ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड सर्टेन ऑफ मैग्नीट्यूड। इसके बाद सबसे लास्ट में आपने हेमर्शिया पढ़ा, जो कि कैरेक्टर की एक वीकनेस है। और इसके लास्ट में आपने पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी, while according to William Shakespeare character is the soul of tragedy। ओके, इसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं रोमांटिक एज को, क्योंकि ये विलियम वर्ड्सवर्थ का एज है, और विलियम वर्ड्सवर्थ आपके सिलेबस में वन ऑफ द फोर ऑथर्स में से एक है। सो हमें इनके बारे में जो भी कुछ मैटर है उसको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो रोमांटिक एज भी कहते हैं और एज ऑफ वर्ड्सवर्थ भी कहते हैं। 1798 से 1832 तक चली थी। 1798 लिरिकल बैलेट्स का की शुरुआत और 1832 तक। ठीक है, तो अब इसको हम समझेंगे थ्योरी में। अभी हम लोग क्वेश्चन फॉर्म में पढ़ रहे थे कुछ क्लासेस, इसकी पहले की क्लासेस में। अभी हमें क्वेश्चन फॉर्म में नहीं पढ़ना है, बल्कि कैसे पढ़ना है, हमें नोट्स बनाते हुए एक एक पॉइंट को समझना है। इसके बाद हमें इनका इतना प्रिपेयर करने के बाद फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। तो देखिए, द रोमांटिक एज स्टार्ट्स विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स। जैसे ही लिरिकल बैलेट का प्रकाशन हुआ है वैसे ही रोमांटिक एज स्टार्ट हो गई। इट इज ज्वाइंट वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज। ये एक ज्वाइंट वर्क था, एक संयुक्त कार्य था वर्ड्सवर्थ और कोलरिज का। दो वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज डिड नॉट क्रिएट और इनिशिएट द रोमांटिक एज, बट दे गिव द डेफिनेट शेप टू रोमांटिसिज्म which has manifested itself long before in the works of precursors of romantic movement। जो वर्ड्सवर्थ और कोलरिज थे, इन्होंने कुछ क्रिएट नहीं किया था, इनिशिएट नहीं किया था रोमांटिक एज को, लेकिन इन्होंने एक डेफिनेट शेप दिया था। इट वॉज अ रिवोल्ट एंड रिवाइवल। ये एक रिवोल्ट भी था और एक रिवाइवल भी था। रिवोल्ट किसके खिलाफ था भाई? क्लासिकल स्पिरिचर एंड स्यूडो इंटेलेक्चुअलिटी ऑफ नियो क्लासिकल एज। जो नियो क्लासिकल एज था उसमें बौद्धिकता बहुत थी, तो उसके खिलाफ थे ये। ठीक है, दूसरा रिवाइवल ऑफ
रोमांटिसिज्म ऑफ एलिजाबेथन एज एंड मिडविलिज्म। तो एलिजाबेथन एज में तो रोमांटिसिज्म था, तो उसका ही रिवाइवल मान के चलिए, और ये जो क्लासिकल एज थी इसके लिए रिवॉल्ट मान के चलिए। ठीक है। दिस एज वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच रिवोल्यूशन। फ्रांस की क्रांति से ये जो समय था ये बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। हुज मोटो वॉज फ्रेटर्निटी, हुज मोटो वॉज फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी एंड लिबर्टी। ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि इसका मोटो क्या था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी एंड लिबर्टी। मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोमांटिसिज्म, देखिए पहला आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका पहला था लव फॉर नेचर। जो भी रोमांटिक पोइट्री होंगे उसमें लव ऑफ नेचर जरूर, लव फॉर नेचर जरूर होगा। फिर इंटरेस्ट इन ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी में इंटरेस्ट था। लव फॉर द एलिमेंट, इस एलिमेंटल्स, इस सिंप्लिसिटीज ऑफ लाइफ, जीवन की जो सिंप्लिसिटी है उसके लिए लव था। फ्रीडम ऑफ इमेजिनेशन, सब्जेक्टिविटी एंड स्पॉन्टेनिटी एक्सेट्रा। होलनेस ऑफ विजन, यानी कि पूरे विजन को देखना। स्केप फ्रॉम रियलिटी, रियलिटी से थोड़ा सा स्केप करना। रोमांटिक एज इज द गोल्डन एज ऑफ पोइट्री। रोमांटिक एज को गोल्डन एज ऑफ पोइट्री भी कहते हैं। ये भी एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ठीक है। द रोमांटिक पोएट्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू टू जनरेशन। जितने भी रोमांटिक पोएट थे उनको हमने दो जनरेशन डाला, एक ओल्डर पोएट्स और यंगर पोएट्स। ओल्डर पोएट्स आपके पुराने कवि हो गए और यंगर आपके नए। तो ओल्डर में आपके पहले तो वही दो हो गए, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, साउथे। और ये तीनों को ग्रुप टुगेदर एज लेक पोएट। ठीक है। इनको लेक पोएट के रूप में जाना जाता था, या पोएट ऑफ लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता था। तो लेक पोएट की अगर बात आएगी, लेक पोएट्स, तो यही थे आपके कौन से, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज एंड साउदी। ये तीन थे जिनको लेक पोएट कहा जाता था, ग्रुप्ड टुगेदर एज लेक पोएट एंड सर वाटर स्कॉट। अब यंगर पोएट में कौन थे, ओल्डर में तो वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, दो को आप जानते हैं, साउदे को लर्न कर लीजिए, तो ये तीन हो जाएंगे लेक पोएट कहलाते थे। और यंगर पोएट में शैली, किट्स और बैरन। ठीक है। अब ये इनकी हाँ, अब ये है आपका हम्म, ये है आपका यंगर पोएट्स में शैली, कीट्स और बैरन। विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 से 1850, ये आपने पढ़ा है पहले भी। अब एसटी कॉलरिज के बारे में आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो ये बहुत जरूरी है एसटी कॉलरिज के बारे में पढ़ना। ठीक है। एसटी कॉलरिज के बारे में देखिए 1772 से 1834, ये तो उनका ये हो गया व्हेन ही वाज बोर्न एंड व्हेन ही वाज डाइड। अब ही इज नोन एज अ पोएट ऑफ सुपर नेचुरल एलिमेंट। तो ये आप लर्न कर लीजिए किसको पोएट ऑफ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स कहा जाता है, सैमुअल टेलर कॉलरिज या फिर एसटी कॉलरिज को कहा जाता था। ठीक है। ही स्टडीड इन क्राइस्ट हॉस्पिटल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एसटी कॉलरिज ने क्राइस्ट हॉस्पिटल में पढ़ाई की विद आ एंड हैड अ फ्रेंडशिप विद चार्ल्स लैम्ब। यहाँ पे उनकी मित्रता किसके साथ हुई, चार्ल्स लैम्ब के साथ में हुई 1797 में। कॉलरिज प्लान्ड पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स विद वर्ड्सवर्थ। तो कॉलरिज ने प्लान किया कि साथ में हम इसको पब्लिश कराएंगे। इन द लिरिकल बैलेट फर्स्ट एडिशन 1798, 1798 पहले एडिशन में कॉलरिज कंट्रीब्यूटेड 4 पोएम्स। कॉलरिज ने 4 पोएम्स कंट्रीब्यूट की थी। कॉलरिज इज नोन एज फर्स्ट हु गेव द पोइट्री ऑफ पोइट्री। कॉलरिज पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पोइट्री की थ्योरी दी थी, गेव द थ्योरी ऑफ पोइट्री। और कॉलरिज जो है इज नोन एज फर्स्ट हु गेव द थ्योरी ऑफ पोइट्री, किस नाम से दी थी, बायोग्राफिया लिटरेरिया। इट इज हिज थ्योरी ऑफ पोइट्री। अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए, बहुत पूछा जाएगा। एसटी कॉलरिज की थ्योरी ऑफ पोइट्री है।
ठीक, एक बायोग्राफिया लिटरेरिया। इसके बाद हम आते हैं लॉर्ड बैरन। लॉर्ड बैरन ही इज नोन एज रेवोल्यूशनरी पोएट। ये एक क्रांतिकारी पोएट के रूप में जाने जाते हैं। हु रिप्रेजेंट्स द डिस्ट्रक्टिव साइड ऑफ द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। ये ऐसे रेवोल्यूशनरी पोएट हैं जो कि डिस्ट्रक्टिव साइड ऑफ द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और बैरन ने कहा था, आई वॉक अप वन मॉर्निंग फाउंड माई सेल्फ फेमस, कि एक सुबह मैं उठा और मैंने देखा कि मैं फेमस हो गया हूँ। अब इनके वर्क क्या क्या थे भाई बैरन के? चाइल्ड हेरोल्ड, चाइल्ड हेरोल्ड बहुत लिया जाता है। इसके बाद है आपका डॉन जुआन। इसके बाद है इसके बाद आपके आते हैं पीबी शैली, पर्सी बैशे शेल, 1792 से 1822। पोइट्री, शेली रोट अ नंबर ऑफ ब्रिलियंट लिरिक, सम मेजर पोएम्स ऑफ शेली आर। बहुत सारी इन्होंने लिरिक्स लिखी। उनमें से कुछ ये हैं इस तरह से, क्वीन मैप, अलास्टर, अलास्टर को ही द स्पिरिट ऑफ सैलिट्यूड भी कहते हैं। रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, ठीक है, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, रोजालिंड एंड हेलेन, इपीसाइकिडियन, एडोनिस, द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ, टू वर्ड्सवर्थ, एजिमेंडियस, टू अ स्काईलार्क, एलिमेंट ऑफ ओ वर्ड ओ लाइफ ओ टाइम। ये थी पोइट्री सारी पीबी शैली की। इसके बाद अभी और भी हैं, टू अ लेडी विद अ गिटार, और टू लिबर्टी, द विच ऑफ एटलस, टू जोन, टू जेन लव्स फिलोसफी, टू द मून, स्टेंजर रिटन डिजेक्शन नियर नेपल्स, ठीक है, अरेथुसा या अलेमेंट या द इंडियन सेरेनेट। इसके बाद दो प्ले लिखे थे इन्होंने, एक तो लिखा था द सेंसी, दूसरा लिखा था प्रोमेथस अनबाउंड। ट्रैक्ट्स एंड स्टडीज क्या है इनकी? द नेसेसिटी ऑफ अथिज्म, एन एड्रेस टू द आयरिश पीपुल, यहाँ पे आ गया आपका टू अ लेडी विद अ गिटार, और टू लिबर्टी, द विच ऑफ एटलस, टू जेन लव्स फिलोसफी, टू द मून, स्टेंजर नियर इन डिजेक्शन नियर नेपल्स, अरेथ्यूसा। इसके बाद अलेमेंट द इंडियन सेरेनेड। प्लेस में द सेंसी और प्रोमेथस अनबाउंड है। इसके बाद ट्रैक्स एंड स्टडीज में द नेसेसिटी ऑफ अथीज्म बहुत पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं टिक कर रही हूँ इस पे। इसके बाद है एन एड्रेस टू द आयरिश पीपल, रेफ्यूटेशन ऑफ डिज्म, अ डिफेंस ऑफ पोएट्री। ठीक है, इसके बाद हमारे कुछ फेमस कोट्स हैं। डेथ इज द वेल विच दोज हु लिव कॉल, दे स्लीप एंड इट इज लिफ्टेड। प्रोमेथस अनबाउंड की लाइन है, अच्छी तरह से इसको आप लर्न करिए। समटाइम्स द डेविल इज अ जेंटलमैन, कभी कभी डेविल जेंटलमैन हो जाता है। पीटर बेल, किसमें लिखा था ये? पीटर बेल से लिया गया है, अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिए, ये लिखा गया था पीटर बेल से। इसके बाद है आपका द अर्थ एंड ओशियन सीम टू स्लीप इन वन अनदर्स आर्म्स एंड ड्रीम। ठीक है, जो अर्थ है और ओशन है वैसा लगती है, टू स्लीप इन वन अनदर्स आर्म्स एंड ड्रीम। इपीसाइकिडियन से लिया गया, इपीसाइकिडियन। इसके बाद है ओ वाइल्ड वेस्ट विंग। ठीक है, तो ये तो समझ में आ रहा है कि वेस्ट विंड से बात हो रही है, तो यहाँ पे नाम हो जाएगा ओ टू द वेस्ट विंग, नाम से ही पता चल रहा है। फिर है फेमिलियर एक्ट्स आर ब्यूटीफुल थ्रू लव, तो ये भी प्रोमेथस अनबाउंड से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला है नथिंग इन द वर्ड इज सिंगल, कोई भी इस वर्ड में सिंगल नहीं है। ऑल थिंग्स बाय अ लॉ डिवाइन, इन वन स्पिरिट मीट एंड मिंगल, व्हाई नॉट आई विद दी। लव्स फिलोसफी से लिया गया है ये। इसके बाद नेक्स्ट लाइन है हेल इज अ सिटी मच लाइक लंडन, पॉपुलस एंड स्मोकी। जो हेल है वो भी एक सिटी है,
लंदन जैसी, जो कि बहुत पॉपुलस है और बहुत स्मोकी है। ये पीटर बेल द थर्ड से लिया गया है। इसके बाद आपका अगला है टू नो नॉर फेथ नॉर लव नॉर ला टू बी ओमनीपोटेंट बट फ्रेंडलीनेस इज टू रीन। प्रोमेथस अनबाउंड की लाइन ये भी है। पोएट्री इज द रिकॉर्ड Poetry is the record of the best and the happiest moment of the happiest and best minds. ये है a defense of poetry. इसके बाद है Hail to thee, blithe spirit, bird thou never wert, that from heaven or near it pourest thy full heart in profuse strains of unpremeditated art to a skylark. Next, our sweetest song are those that tell of saddest thought to a skylark. If winter comes, can spring be far behind? अगर विंटर आ रहा है तो क्या स्प्रिंग बहुत दूर है? मीन्स दूर नहीं है. Go to the west wind. Next, the wise want love and those who love want wisdom. वाह, जो बुद्धिमान होते हैं वो लव चाहते हैं और जो लव चाहते हैं उन्हें विजडम की जरूरत होती है. ये भी प्रोमेथस अनबाउंड में लिखा, बहुत बढ़िया लाइन है. डेथ इज द एविल विच दोज हु लिव कॉल लाइफ. डेथ एक ऐसी एविल है जो जीवित को भी जीवन कहती है. दे स्लीप एंड इट इज लिफ्टेड, कि वो सोए और इसे उठा लिया गया. प्रोमेथस अनबाउंड. समटाइम्स द डेविल इज ए जेंटलमैन. कभी कभी जो डेविल होता है वो जेंटलमैन होता है. I arise from dreams of thee in the first sweet sleep of night, when the winds are breathing low and the stars are shining bright. The earth and ocean seem to sleep in one another's arms and dream. ये लाइन भी है प्रोमेथस अनबाउंड की. नेक्स्ट है आपका फैमिलीज एक्ट आर ब्यूटीफुल दो लव. फैमिलीज एक्ट ज्यादा ब्यूटीफुल होते हैं लव की कंपैरिजन में. प्रोमेथस अनबाउंड की लाइन है ऑल लव इज स्वीट गिवन और रिटर्न. सारा जो लव है वो स्वीट है, दिया गया है या वापस किया गया है. Common as light is love and its familiar wise where is not ever. Prometheus unborn. Hell is a city like much like London a populous and smoky city. ये आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था स्मोकी सिटी. ये लिया गया है क्वीन मैप से. किससे लिया है? क्वीन मैप से. अगला है I met a traveler from an antique land. मुझे एक एंटीक लैंड से एक ट्रेवलर मिला. Who said, who two vast and drunkless legs of stone stand in the desert. Near them on the sand, half sunk, a shattered visage lie. My name is Ozymandias, king of kings. Look on my works, yet mighty and despair, nothing beside remains. To know nor faith nor love nor law to be omnipotent but friendliness is to reign. कि कुछ भी नहीं है, न लव न लॉ न कुछ ओमनीपोटेंट है, सिर्फ क्या है बट फ्रेंडलीनेस. फ्रेंडलीनेस सबसे ज्यादा उपयोगी है. द वर्ड इज वियरी ऑफ द पास्ट. जो ये संसार है वो पास्ट की बातों में दुखी है, वियरी है. ओ माइट इट डाई ऑफ रेस्ट एट लास्ट, कि काश ये अंत तक समाप्ति हो जाए. कैमेलियन फीड ऑन लाइट एंड एयर. पोइट्स फूड इज लव एंड फेम. पोइट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड. डिफरेंस ऑफ पोइट्री की ये लाइन को आप अच्छी तरह से तैयार कर ले. मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ. Poetry is the record of the best and happiest moment of the happiest and best mind. ये है अ डिफेंस ऑफ पोइट्री से लिया गया है. ठीक है, अ डिफेंस ऑफ पोइट्री से लिया गया है. इसके बाद है इसका नाम लर्न कर लेंगे, अ डिफेंस ऑफ पोइट्री. इसके बाद है पावर लाइक अ डिसोलेटिंग pestilence pollutes whatever it touches. Hell to thee, blithe spirit. Hell to thee, blithe spirit. Bird, thou never wert, that from heaven or near it pourest thy full heart in profuse strain of unpremeditated art.
ये लिखा गया है टू अ स्काईलार्क से। इसके बाद है अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। हमारे जो स्वीटेस्ट सॉन्ग होते हैं वो वही होते हैं जो हमारी सैडेस्ट थॉट को बता रहे होते हैं। ये भी है टू अ स्काईलार्क पे। माई सोल इज एन इंचेंटेड बोट, मेरी सोल एक ऐसी बोट है विच लाइक अ स्लीपिंग स्वान doth float upon the silver waves of thy sweet singing. Throughout this varied and eternal world, soul is the only element. तो इस बात को भी इन्होंने एक्सेप्ट किया है रोमांटिस्ट ने कि जो थ्रू आउट दिस वेरिड एंड इटर्नल वर्ल्ड सोल इज द एलिमेंट, उनकी एलिमेंट सोल ही है। ये भी क्वीन मैप से लिया गया है। he gave man speech and speech created thought which is the measure of the universe। इसके बाद है ये प्रोमेथस अनबाउंड की लाइन है टीज वेर स्मॉल टॉक डाइज इन एगोनीज, जहां पे छोटी बातें होती है एगोनीज में खत्म हो जाती हैं। इज बाउंडलेस एज वी विश आवर सोल टू बी, वाइल्ड स्पिरिट विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर डिस्ट्रॉयड एंड प्रिजर्व हियर ओ हियर, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड। कि अगर विंटर आ रही है तो क्या बिहाइंड पीछे, इट मीन्स कि बिहाइंड जो स्प्रिंग है वो भी आ रही है। ठीक है, तो द वाइज वांट लव एंड दोज हु लव वांटिंग विजडम। बहुत अच्छी बात लिखी है कि जो समझदार होते हैं वो लव चाहते हैं, और जो एंड दोज हु लव, और जो लव करते हैं वो समझदारी चाहते हैं। ठीक है, ये भी प्रोमेथेस अनबाउंड की है। तो प्रोमेथेस अनबाउंड की जो लाइंस है वो एक एक ऐसी सी लाइन आप कॉपी में नोट करें जिससे आप पूरा जो आपका पैसेज है या स्टैंजा है वो भी अगर आ जाए तो आप समझ सके कि ये यहाँ से लिया गया है। इसके बाद हम आते हैं जॉन कीट्स में। जॉन कीट्स इंडेमियन, इसाबेला या पोएट ऑफ बैसिल, लेमिया, ला बेलेडेंसेस मर्सी, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, हाइपेरियन, ओड टू साइक। ये जॉन कीट्स की पोएम है। ओड टू इंडोलेंस, ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न, टू ऑटम, ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू मेलंकोली। इस तरह से ये आपके कीट्स के हैं। और है आप पढ़ते हैं फेमस लाइन कोटेशन ऑफ कीट्स, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज ऑल यू नो ऑन अर्थ and all you need to know. A thing of beauty is a joy forever. Its loneliness increases, it will never pass into nothingness. The poetry of earth is never dead. यहाँ पे जो जॉन कीट्स की कुछ फेमस लाइन है तो उसमें एक ये लाइन भी है कि a thing of beauty is a joy forever। अक्सर पूछा जाता है ये लाइन किसकी लिखी हुई है, ये जॉन कीट्स की लिखी हुई लाइन है, a thing of beauty is a joy forever. A man should have the fine point of its soul taken off to become fit for this world. स्टेटमेंट ये है आपका। इसके बाद है देयर इज नॉट अ फियर्सर हेल दैट द फेल्योर इन अ ग्रेट ऑब्जेक्ट। इसके बाद है ओ व्हाट कैन ऑयल दी रेस्ड वेट एलोन एंड पेनली लॉटरी, द सेज इज विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड सिंगिंग। जो सेज है, सेज मतलब जो साधु महात्मा है वो विदर्ड कर रहे हैं लेक से और कोई भी बर्ड वहां पे गाना नहीं गा रही है। तो इस तरह का वर्णन है यहाँ पे। इसके बाद आपका अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, ये सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। अब हम लोग चार्ल्स लैम्ब की तरफ पढ़ते हैं। चार्ल्स लैम्ब वाज अ पर्सनैलिटी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट। चार्ल्स लैम्ब थे, वो कहते हैं कि इस बच्चे के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। चार्ल्स लैम्ब was a personality of, apart from essays he wrote few poems as his best known poems। अब चार्ल्स लैम्ब जो थे 1775 में इनका जन्म हुआ था और 1833 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो चार्ल्स लैम्ब की खास बात देखिए यहाँ पे क्या है, ये भी उसी रोमांटिक पीरियड से बिलोंग करते हैं। चार्ल्स लैम्ब वाज अ पर्सनालिटी ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब चार्ल्स लैम्ब के जो टीचर्स थे या जो इनके पेरेंट्स थे वो सब कहते थे कि ये बच्चा एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट का है। तो क्या खास था इनमें देखिए, अपार्ट फ्रॉम एसेज ही रोट फ्यू पोएम्स एज वेल। मतलब एसेज तो इन्होंने लिखे ही क्योंकि चार्ल्स लैम्ब अपने एसेज के लिए ही जाने जाते हैं। उसके अलावा उन्होंने पोएम्स भी लिखी थी। हिज बेस्ट नोन पोएम्स आर ओल्ड फैमिलियर फेसेस,
ये इनकी जो बेस्ट नोन पोएम्स है। एंड हेस्टर, इनकी पहली जो इंडिपेंडेंट बुक थी वो क्या थी? अ टेल ऑफ रोजामेंड ग्रे। अ टेल ऑफ रोजामेंड ग्रे, TAL लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं पेन लेती हूँ। अ टेल ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे हो जाएगा टेल ऑफ, और इसके बाद ये आपका रोजामंड ग्रे इसमें ऐड कर लेंगे। वॉज पब्लिश्ड इन 1798, ये उसी टाइम की बात है जिस टाइम पे लिरिकल बैलेड आया था, जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ टेस्टी कॉल्डर्स लेके आए थे। उसी समय रोजामंड ग्रे, अ टेल ऑफ रोजामंड ग्रे भी पब्लिश हुई थी, जो कि चार्ल्स लैम्ब ने लिखी थी। ही रोट ट्रेजेडी एज वेल, उन्होंने ट्रेजेडीज भी लिखी थी। जो व्यक्ति ट्रेजेडी भी लिख रहा है और पोएम भी लिख रहा है, एसेस भी लिख रहा है, इसलिए इनको बोला गया था पर्सनैलिटी ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? लैम्स कलेक्शन ऑफ एसेस, क्योंकि चार्ल्स लैम्ब अपने एसेस के लिए ही जाने जाते हैं, तो इनका जो कलेक्शन ऑफ एसेस है इज पॉपुलरली नोन एज एसेस ऑफ इलिया। ठीक है, ये बहुत अच्छी तरह से आप मैं से वो हाईलाइट कर रही हूं। लैम्स कलेक्शन of Achaeus is popularly known as the Aces of Elia। ठीक है, ये एलिया, एसेस ऑफ एलिया के नाम से इनका कलेक्शन था। द वॉल्यूम appeared in 1823 एंड सेकेंड वॉल्यूम appeared in 1833 एज, यानी दोनों एसेस जो थे वो सेम ईयर में आए थे, द लास्ट एसेस ऑफ एलिया के नाम से। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ेंगे कि एसेस ऑफ दीज वॉल्यूम्स आर, वो क्या क्या थे? The South Sea, Oxford in Vacation, Christ Hospital, New Year's Eve, A Chapter on Ayers, The Old and the New Schoolmaster, All Fool's Day, Imperfect Relation, Sympathies, My Relation, The Old Benches of the Inner Temple, Dream Children Are Very, ये आपके BA के सिलेबस में है भी। A Praise of Chimney Sweepers, Chimney Sweepers, Grace Before Meat, A dissertation upon roast pig, a bachelor's complaint of the behavior, poor relation, the superannuated man, on the artificial comedy of the last, या मिसेस बैटल ओपिनियन ऑन वेस्ट। इस तरह से करके आपकी इसमें ओल्ड चाइना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका चार्ल्स लैम्ब के बारे में हमने पढ़ा यहाँ पे। और तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आप ध्यान रखेंगे कि जब जब चार्ल्स लैम्ब को पढ़ रहे हैं तो पहले तो ये चार्ल्स लैम्ब का ये जो ऊपर लिखा हुआ है कि 1775 से लेकर के 1833 तक। इसके बाद इनकी जो बुक्स हैं, जो हिज बेस्ट नोन पोएम्स आर ओल्ड फैमिलियर फेसेस, तो ये आप ये याद रखेंगे। हेस्टर है, ये याद रखेंगे। इनकी पहली इंडिपेंडेंट बुक थी द टेल ऑफ रोजामेंड ग्रे, का पब्लिश हुई 1798 को। उन्होंने ट्रेजेडी भी लिखी जॉन गुडविल नाम से। इनका जो कलेक्शन ऑफ एसेस था उसको पॉपुलरली एसेस ऑफ इलिया कहा जाता है। इसके बाद इनके कुछ एसेस उस वॉल्यूम में कौन कौन से एसेस थे तो वो यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद इसके बाद हम आते हैं इस पेज में ब्लैक मोर इन शायर द चाइल्ड एंजल। इसके बाद लैम्ब की कोटेशन है कुछ जिन्हें हमें पढ़ना है। वो लैम्ब की कोटेशन कौन सी है? लैम्ब की कोटेशन है द ह्यूमन स्पेसीज अकॉर्डिंग टू द बेस्ट थ्योरी आई कैन फॉर्म ऑफ इट इज कंपोज टू टू डिस्टिंक्ट रेसेस, द मी हु बोरो एंड द मैन हु लैंड। बहुत बढ़िया कोटेशन है। द ह्यूमन स्पेसीज अकॉर्डिंग टू द बेस्ट थ्योरी आई कैन फॉर्म ऑफ इट इज कंपोज ऑफ, उसमें दो डिस्टिंक्ट रेसेस हैं, द मी जिसने बोरो किया है एंड द मैन जिसने लैंड किया है। इसके बाद ऑल आर गॉन द ओल्ड फेमिलियर फेसेस, ये भी चार्ल्स लैम्ब के लिए है। इसके बाद अदर राइटर्स ऑफ दिस पीरियड, अब चार्ल्स लैम्ब के अलावा जो हुए थे उसमें आपका रॉबर्ट साउथ है, वॉल्टर स्कॉट, थॉमस मोरे, थॉमस कैम्बल, ली हंट, जेम्स हॉग, थॉमस डी क्विंसी या जेन ऑस्टिन। ठीक है, ये नाम हमने पढ़े अर्ली राइटर्स ऑफ द पीरियड में, यानी कि किस पीरियड की बात हम कर रहे हैं?
हम कर रहे हैं जिसमें चार्ल्स लैम्ब थे, यानी कि रोमांटिक एज की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ से आपकी ये जो क्लास है वो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये आपको क्लास समझ में आई होगी। एक बार अच्छे से हम इसका रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंशिएंट एज, फिर मिडिल एज, फिर रेनेसां, उसके बाद क्लासिक नियो क्लासिकल है, फिर रोमांटिक है, फिर विक्टोरियन है, फिर मॉडर्न। तो हम इनको टाइम टू टाइम बहुत अच्छे से समझेंगे। उसके बाद एंशिएंट एज में कुछ खास बातें क्या क्या बताई गई थी भाई। देखिए, पहली बात तो ये हो गई कि 4004 बीसी से 476 एडी तक। इसपे इम्पोर्टेंट ये है कि ग्रीक एंड रोमन आपका लिटरेचर था, कल्चर था, और प्लेटो की पहली बुक थी द रिपब्लिक। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों ने पढ़ा कि प्लेटो ने कहा था कि पोइट्री जो है वो ट्वाइस रिमूव होती है रियलिटी से। ये इसका मतलब हो गया कि एक इमिटेशन ऑफ इमिटेशन है। ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था प्लेटो ने। आप प्लेटो और अरिस्टो को मिक्स मत करिएगा, ये प्लेटो का जो है ओपिनियन है। और प्लेटो ने ये भी बोला था कि पोएम जो पोएट है वो दो तरह के हो सकते हैं, मॉरल पोएट्स और पैट्रियोटिक पोएट। प्लेटो ने अपने कंसेप्ट अपनी किस बुक में दिया था? द रिपब्लिक में, जो कि पहली बुक थी डायलॉग फॉर्म की। एरिस्टोटल जो थे, जो कि अनदर ग्रेट ग्रीक थिंकर थे, रिफॉर्मर थे, लिटरेरी क्रिटिक थे, फिलोसोफर थे, उन्होंने अपनी बुक द पोएटिक्स में क्या लिया था? हिज थ्योरी ऑफ ड्रामा। अपनी थ्योरी ऑफ ड्रामा इन्होंने अपनी किताब द पोएटिक्स में दिया था। और द पोएटिक्स में कितने चैप्टर है? 26 चैप्टर है। मैंने हाईलाइट कर रखा है इस लाइन को, बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए और लर्न करिए पॉइंट टू पॉइंट। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल पोएट्री इज एन इमिटेशन ऑफ रियलिटी। अरिस्टो कहते थे जो पोएट्री है वो क्या है? इमिटेशन है रियलिटी। And the emotional appeal in poetry does not make a man weak, rather he becomes capable of facing more problems. और ये जो इमोशनल पार्ट है, इमोशनल अपील है, इससे कोई व्यक्ति वीक नहीं होता है, बल्कि वो प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए और ज्यादा रेडी होता है, तैयार होता है। अरस्तु ने एक थ्योरी ऑफ कैथारसिस दिया था। ये क्या होता है कि जो रिलीज ऑफ इमोशन जो होता है वो सोल को प्योरीफाई करता है। ठीक है, तो वो जो रिलीज ऑफ इमोशन है उसको हम बोलते हैं कैथारसिस। इसके बाद उन्होंने ट्रेजेडी के लिए को डिफाइन किया था। और इसके अलावा अरस्तु ने 6 एलिमेंट बताए थे प्ले में: प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, मेलोडी और स्पेक्टेटर्स। अरस्तु ने कहा था कि किसी भी प्ले राइट में 3 यूनिटीज को उन्हें फॉलो करना चाहिए: टाइम, प्लेस और एक्शन। यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन। इन तीनों के बारे में आपने पढ़ा। इसके बाद आपका जो फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी है वो क्या है? टू इवोक द फीलिंग्स ऑफ पिटी एंड फियर। अगर स्पेक्टेटर्स के माइंड में फीलिंग ऑफ पिटी, फीलिंग ऑफ फियर नहीं है, तो आपकी ट्रेजेडी फंक्शनल नहीं है, फंक्शन नहीं कर रही। एरिस्टोटल ऑल्सो टेल्स दैट अ ट्रेजिक हीरो शुड नाइदर बी मॉरल और इमोरल। अरिस्टो ने कहा कि अगर ट्रेजेडी का हीरो है तो उसको बहुत ज्यादा मॉरल भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा इमोरल भी नहीं होना चाहिए, शुड बी एंड रेदर शुड बी इमोरल। इट मीन्स दैट देयर शुड बी अ वीकनेस इन हिज कैरेक्टर। तो वही बात हो गई कि इसके कैरेक्टर में एक ऐसी वीकनेस होगी जो इसको कहां तक ले जाएगी? विच लीड्स टू हिज डिस्ट्रक्शन। ठीक, और इस पर्टिकुलर टर्म को हेमर्शिया कहा गया है। और इसके बाद लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि एक अरस्तु के अकॉर्डिंग ट्रेजेडी ऑफ सोल क्या, सोल ऑफ ट्रेजेडी क्या है? प्लॉट है। और विलियम शेक्सपियर के अकॉर्डिंग वेयर अ कैरेक्टर इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी। फिर हम लोगों ने वर्ड्सवर्थ के एज को पढ़ा। तो इसमें खास बात हमने क्या पढ़ी कि जो रोमांटिक एज था वो स्टार्ट होता है लिरिकल बैलेट्स के पब्लिकेशन के साथ में, जो कि एक जॉइंट वर्क था वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का। हालांकि वर्ड्सवर्थ ने जो है क्रिएट नहीं किया था रोमांटिक एज को, बल्कि उन्होंने एक डेफिनेट शेप दिया था रोमांटिसिज्म को। और ये एक रिवोल्ट और रिवाइवल है। तो ये लाइन भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए रिवोल्ट है और किसके लिए आपका रिवाइवल है, ये आप लर्न करेंगे। रिवोल्ट है क्लासिकल के लिए, ठीक है, उनकी जो स्पिरिटाइजर, जो इनकी स्पिरिटसर है या स्यूडो इंटेलेक्चुअलिटी ऑफ नियो क्लासिकल एज। और रिवाइवल किसका है? रोमांटिसिज्म ऑफ एलिजाबेथन एंड मिडविलिज्म। ठीक है, इसके लिए ये रिवाइवल हो गया। और किस चीज से हाईली इन्फ्लुएंस था? फ्रेंच रिवोल्यूशन से, फ्रांस की क्रांति से, हुज मोटो वाज। और फ्रांस की क्रांति का मोटो क्या था? फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी एंड लिबर्टी। इस तरह से इसको हमें तैयार करना है सारे पॉइंट्स को। अब इसमें यंगर पोइट्स कौन थे और ओल्डर पोइट्स क्या थे? तो ओल्डर में आपने वही 3 पढ़ने, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज तो आप जानते ही हैं, तीसरे रॉबर्ट साउथ। तो वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और साउथ ये ओल्डर पोइट्स थे। उन तीनों को लेक पोइट्स भी कहा जाता है, या कहा जाता था। यंगर पोइट्स में शैले, कीट्स और बैरन आ जाते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इनके वर्क्स के बारे में पढ़ लेंगे, इनको लर्न करना है, हमें वर्क्स को लर्न करना है। इसके पहले हम एस टी कॉलरिज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एस टी कॉलरिज को क्या कहा जाता है? ही इज नोन एज अ पोइट ऑफ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। और इन्होंने क्राइस्ट हॉस्पिटल में स्टडी की थी।
और इनकी फ्रेंडशिप हुई चार्ल्स लैम्ब से, ठीक है। और 1797 में इन्होंने प्लान किया कोलरिज ने विद वर्ड्सवर्थ, और लिरिकल बैलेट का जो पहला एडिशन था वो 1798 में आ गया था। कोलरिज ने कितनी बुक्स को कंट्रीब्यूट किया था? 4। कोलरिज इज नोन एज फर्स्ट हु गिव द थ्योरी ऑफ पोइट्री। और कोलरिज के बारे में कहा जाता है कि पहले व्यक्ति थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ पोइट्री दी है। और बायोग्राफी लिटरेरिया नाम से पुस्तक है जो कि एस टी कोलरिज ने लिखी थी, और इट इज हिज हिस्ट्री ऑफ पोइट्री। इसके बाद हम लॉर्ड बैरन को पढ़ेंगे, ये भी इसी में आएंगे। इसके बाद हमारे इसमें कुछ फेमस लाइन या कुछ कोट्स हैं, उन्हें पढ़ेंगे, ठीक है। इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। फिर जॉन कीट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, चार्ल्स लैम्ब के बारे में। चार्ल्स लैम्ब इलिया नाम से लिखते थे। इनका जो जितना भी कलेक्शन है वो एसेस ऑफ जो पोइट एसेस का कलेक्शन है वो एसेस ऑफ इलिया के नाम से उसे हम सब जानते हैं। इसके बाद लैम्ब की जो कोटेशंस है, द ह्यूमन स्पेसिस अकॉर्डिंग टू द बेस्ट थ्योरी आई कैन फॉर्म इट कंपोज्ड टू 2 डिस्टिंक्ट रेसेस, द मी हु बोरो एंड द मैन हु लेंड, ठीक है। ऑल आर गॉन, द ओल्ड फैमिलियर फेसेस। और अदर राइटर्स कौन थे? रॉबर्ट साउ थे, वाल्टर स्कॉट, थॉमस मोर, थॉमस कैम्पबेल, ली हंट, जेम्स हॉग, थॉमस डी क्विंसी और जेन ऑस्टन। तो आई होप कि आपको ये पूरी क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ में आई होगी, और आप लोगों को अब इसको पढ़ने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने थोड़ा भी मन लगा कि एज ऑफ वर्ड्सवर्थ पढ़ा है या एंशिएंट एज को समझा है, तो आई थिंक आपको नोट्स बनाने में बहुत मदद मिलेगी, और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। तो बहुत मन लगा कर पढ़िए, नोट्स बनाइए और रिविजन करिए। थैंक यू।